हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसकी यूनिट 4 जेंडर, विद्यालय और समाज। पिछले वीडियो में हम जेंडर के अवधारणा, जेंडर का अर्थ, जेंडर की परिभाषा और जेंडर संवेदनशीलता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जेंडर संवेदनशीलता के कारण के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे असंतुलित लिंगानुपात समाज को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहला है इसमें आधुनिक परिवर्तनशील भारतीय समाज में अनेक कारण हैं। शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विभिन्न महिला संगठनों में जागरूकता की कमी, विविध प्रेरणात्मक योजनाओं के प्रति जागरूकता, लिंग के प्रति जागरूकता नवीन युवा दंपति को प्रभावित करते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ प्राचीन परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं जो असंतुलित लिंगानुपात को प्रभावित करते हैं, जिनमें से निम्न है दहेज प्रथा। जैसा कि आप दहेज प्रथा के बारे में आप सब लोग जानते हो कि दहेज प्रथा क्या है। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसकी जड़ें भारतीय समाज में दिनों दिन गहरी होती जा रही है। वर्तमान समाज में सभी जातियों में यह प्रथा चरम सीमा पर है। लड़की का जन्म होते ही माता पिता और परिवार को उसके विवाह और दहेज की चिंता सताने लगती है। उसके भावी जीवन का स्वरूप निश्चित करने के लिए अपनी जन्म भर की कमाई यानी कि जन्म भर की आजीविका या कमाई गई पूंजी को दहेज में लगा देते हैं। समय परिवर्तन के साथ दहेज प्रथा में भी परिवर्तन हुआ। पहले माता पिता द्वारा उपहार के रूप में दिया जाने वाला दहेज एक शर्त का रूप धारण कर चुका है। कोई चोरी छिपे दहेज की डिमांड करता है यानी मांग करता है, तो कोई मुंह के सामने दहेज की मांग करते हैं। ऐसे में माता पिता अपनी संतुष्टि के अनुसार अपनी बालिका को दहेज देते हैं, परंतु दहेज लेने वाला उसे संतुष्टि प्राप्त न करने की वजह से बालिका पर कई प्रकार के अत्याचार करते हैं, जिनको बालिका को सहन करना ही पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप भी माता पिता के लिए बालिका एक बोझ के समान बन जाती है। यानी कि दहेज के कारण आज ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्तियां, हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कई महिलाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। कई महिलाओं को जला दिया जाता है, कई महिलाओं के गले दबा दिए जाते हैं। इसलिए दहेज प्रथा को एक अभिशाप माना गया है। दूसरा कारण है इसमें कन्यादान का आदर्श। भारतीय समाज में कन्या को दान की वस्तु के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि कन्या पराया धन होती है, जिसके अंतर्गत माता पिता की ये मान्यता होती है कि दान की गई वस्तु पर अपना कोई अधिकार नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है कि किसी चीज़ को एक बार दान कर दिया जाता है तो उस पर अधिकार समाप्त हो जाता है। एक बार कन्या का दान करने के बाद एक पक्ष की तरफ से उसके सभी अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। इस कारण भी स्त्री की स्थिति समाज में निम्न है। ये बिल्कुल सही है कि एक बार किसी चीज़ का दान कर देने के बाद फिर उस पर अधिकार नहीं रहता है, फिर उस पर हमारा हक नहीं रहता है। तो ये कन्यादान का आदर्श भी ये सबसे बड़ा कारण है। थर्ड है संयुक्त परिवार प्रणाली। प्राचीन काल में भारतीय समाज में परंपराओं, मूल्यों का विकास भी बुजुर्गों की मान्यता के आधार पर होता है। अतः परिवार में एक पुत्र के प्रथम संतान पुत्र ही उत्पन्न हो और पुत्र ही पैदा हो, और पुत्र जब पैदा होता है तो उसके जन्म के लिए प्रसन्नता होती है, खुशियाँ मनाई जाती है, परंतु वहीं पुत्री के जन्म पर परिवार के बड़े बुजुर्ग शोक संतप्त हो जाते हैं, शोक मनाते हैं। कहते हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली एक प्राचीन प्रथा है, यानी कि संयुक्त परिवार एक परंपरा है, लेकिन आजकल ये संयुक्त परिवार प्रणाली देखने में नहीं मिलती है। थर्ड है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति समाज के सभ्य और शिक्षित वर्गों के मध्य फैल रही है। बिल्कुल सही है कि आज कन्या भ्रूण हत्याएं अधिकतर समाज के सभ्य और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा ही ये समाज में फैल रही है, जिससे जन्म लेने से पहले ही बेटी को मार दिया जाता है तथा समाज के वही लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं। इस कारण अन्य लोगों में भी बेटी के प्रति उदासीनता का भाव उपजता है। नंबर 5 पे इसका बाल विवाह। जहां बालिका की विवाह की आयु का निर्धारण भी नहीं हो पाता है, वहीं बालिकाओं की बाल्यावस्था में ही शादी कर दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहां बालिका
18 वर्ष की भी नहीं हो पाती है उससे पहले उनकी बचपन में ही शादी कर दी जाती है, जहाँ एक और तो विदाई होती है और वही दूसरी ओर विद्यालय जीवन से भी विदाई हो जाती है। बाल विवाह लैंगिक संवेदनशीलता का बहुत बड़ा कारण है। ये बिल्कुल सही है कि बालिका जहाँ परिपक्व नहीं हो पाती है, मैच्योर नहीं हो पाती है, उनकी छोटी सी उम्र में ही बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, जिससे उनकी स्कूल जाने यानी कि स्कूल को देखना तो उनके जीवन में बिल्कुल लिखा हुआ ही नहीं होता है। लिंग के प्रति जागरूकता अवैध रूप से सोनोग्राफी द्वारा जन्म से पहले ही जेंडर की जानकारी प्राप्त कर गर्भ में ही भ्रूण हत्या करना असंतुलित लिंगानुपात की स्थिति उत्पन्न करने का कारण है। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय समाज इसके प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। इस संबंध में आधुनिक चिकित्सा तकनीकी ने बल दिया है। पहले ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वह अवैध रूप से सोनोग्राफी के द्वारा लिंग की जांच करवा लेते थे और जांच करवाने के बाद अगर उनको पता लग जाता था कि गर्भावस्था में लड़की है तो वो उसको भ्रूणाहत्या करवा देते थे। लेकिन अब इसके प्रति जागरूकता हुई है और इस पर कानून भी बना है। निष्कर्ष अतः इससे स्पष्ट होता है कि असंतुलित लिंगानुपात एवं बालिकाओं की घटती संख्या वर्तमान भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो बालिका को सामाजिक, धार्मिक और भाषाई स्तर पर संघर्ष करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ बेटियों को निर्धनता के कारण नहीं बल्कि पुत्र के मोह में मारा जा रहा है। इसके पीछे पढ़े लिखे और संपन्न परिवार के लोगों की भी बड़ी संख्या है। नेक्स्ट है हमारा जेंडर संवेदनशीलता और समाज में इसका महत्व, यानी कि जेंडर संवेदनशीलता लैंगिक असमानता और समाज में इसका क्या महत्व है। तो यह है समाज की व्यवस्था का विकास एवं निर्धारण जेंडर पर ही निर्भर है। समाज में प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का निर्धारण स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं उभयलिंगी जो ना तो स्त्री में होते हैं और ना पुरुष में होता है। समाज की स्थिति एवं स्वरूप का वर्णन भी जेंडर के आधार पर ही किया जाता है। जैसे भारतवर्ष की जनगणना में स्त्री एवं पुरुष की जनगणना की जाती है, उसके आधार पर ही बालक एवं बालिकाओं का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि पुरुष और स्त्री की जनगणना की जाती है, उसी के आधार पर बालक और बालिका का अनुमान लगाया जाता है कि इस देश में या इस राज्य में कितने बालक बालिकाएं हैं या कितना लिंगानुपात है और कितने बालकों पर कितनी लड़कियां हैं। इस प्रकार जेंडर समाज का आधारभूत तथ्य है जिसके आधार पर समाज का संचालन, विकास एवं स्वरूप निर्धारित होता है। समाज में महिलाओं के प्रति अपने नकारात्मक रवैये में बदलाव लाकर उसको उचित सम्मान देकर महिलाओं की कार्यशक्ति व प्रतिभा को पहचानने के अवसर प्रदान करने चाहिए। लिंग के आधार पर महिला पुरुष के अंतर को समाप्त करके उसमें निहित क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों के आधार पर उन्हें कार्यभार सौंपा जाए। अर्थात महिला और पुरुष के अंतर को समाप्त करके यानी लिंग भेद को समाप्त करके महिलाओं में कितनी क्षमताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं और उसकी क्या रुचि है, उसी के आधार पर उसके कार्य का विभाजन, उसके कार्यों को सौंपा जाना चाहिए। इसका पहला महत्व है, इसका फर्स्ट महत्व है वर्ण विभाजन में जेंडर संवेदनशीलता। समाज में किसी कार्य को वर्गों में विभाजित किया जाता है, जेंडर संवेदनशीलता का उल्लेख किया जाता है। यानी कि समाज में कोई सा भी कार्य हो वो वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि बालिकाओं के लिए अलग और बालकों के लिए अलग। जैसे विद्यालयों में आयोजित होने वाली पाठ्यसहगामी क्रियाएं, ये क्रियाएं दोनों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। इस प्रकार समाज में वर्ग विभाजन के आधार पर संवेदनशीलता देखी जा सकती है। अर्थात इसका मतलब ये कि समाज के किसी भी कार्य को करने के लिए दो वर्ग बनाए जाते हैं, एक बालिका के लिए, एक बालकों के लिए। जैसा कि प्रार्थना सभा बनाई जाती है एक बालकों के लिए और एक बालिकाओं के लिए, इसमें भी वर्ग विभाजन होता है। इसमें भी वर्ग विभाजन देखा गया है ताकि जो बालिकाओं का कार्य है, जैसे कोई पाठ्यसहगामी क्रियाएं अगर आयोजित की गई हैं, जो बालिका जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, जिसमें ज़्यादा रुचि लेती है, वो उनके लिए बनाई जाती है और बालकों के लिए अलग बनाई जाती है। जैसे बालिकाओं के लिए कढ़ाई, बुनाई, सिलाई ये है, तो बालकों के लिए खेल कूद के क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे खेलों का आयोजन किया जाता है जो बालकों के लिए, यानी कि दोनों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यसहगामी क्रियाओं को बनाया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, शिक्षा में जेंडर संवेदनशीलता। यानी कि शिक्षा में जेंडर संवेदनशीलता किस प्रकार होती है, किस प्रकार से समाज में इसका महत्व है। तो वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में जेंडर का ध्यान रखा जाता है। बालिका शिक्षा के विकास के लिए अलग से बालिका विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है। इन विद्यालयों
में बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। बालिकाओं की रुचि से संबंधित विविध विषयों तथा पाठ्यसागामी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। यानी कि शिक्षा में जेंडर संवेदनशीलता, यानी कि बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों को खोला जाता है, अलग विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है, जिसमें बालिकाओं को वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा सके और उनके रुचि के विषय उनको उपलब्ध करवा सकें, जिससे कि बालिकाओं का विकास हो, बालिकाओं के लिंगानुपात में, बालिकाओं के विकास में वृद्धि हो। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, विकास में जेंडर संवेदनशीलता। सामान्य रूप से समाज में जेंडर के आधार पर ही विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी कि जेंडर के आधार पर ही विकास की योजनाएं बनाई जाती है। जैसे वर्तमान समय में समाज में बालिका उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के लिए योजना बनाई जाती है, क्योंकि बालकों का शिक्षा का स्तर बहुत आगे है। अभिभावक बालकों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अधिक सजग रहते हैं, वहीं बालिका के विकास के प्रति कम महत्व दिया जाता है। इसलिए बालिकाओं के विकास के लिए उनको समाज में महत्व देने के लिए विकास की योजनाएं बनाई जाती है। विकास की योजनाएं ये जिससे कि बालिकाओं को या महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई जाती है, जिससे महिलाओं का विकास हो, महिला आगे बढ़े, समाज में महिलाओं का भी नाम हो। इसलिए विकास में जेंडर संवेदनशीलता को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है आरक्षण में जेंडर संवेदनशीलता। हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। समाज के अनेक क्षेत्रों में पुरुषों का ही अधिकार रहा है और महिलाओं का अधिकार नगण्य रहा है, यानी कि बिल्कुल नील रहा है। इसलिए वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान देते हुए उनके लिए पद आरक्षित कर दिए जाते हैं, जिससे उनको यह अनुभव हो सके कि उनकी भी समाज में अहम भूमिका है। आरक्षण में जेंडर की संवेदनशीलता का मतलब यह है कि भारतीय समाज तो पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कर दिया गया है, ऐसा प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के लिए ऐसे पद आरक्षित कर दिए गए हैं, जिससे समाज में उनकी भी स्थिति बनी रहे, जिससे समाज में उनकी भी गरिमा बनी रहे, जिससे वो भी कुछ कर दिखाएं, वो भी कुछ विकास कर सकें और अपने परिवार को और स्वयं पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है योजनाओं में जेंडर संवेदनशीलता। समाज में विकास की योजनाओं को तैयार करने से पहले जेंडर के आधार पर विकास की स्थिति देखी जाती है। अर्थात समाज में विकास योजनाओं को तैयार करने से पहले, यानी कि समाज के द्वारा जो विकास की योजनाएं बनाई जाती है उससे पहले बालक और बालिकाओं के विकास की स्थिति देखी जाती है कि बालिकाओं का विकास किस तरह है और बालिकाओं का विकास किस उन्नति पर है, यानी कि दोनों के विकास के बारे में देखा जाता है। जैसे कि यदि समाज में पुरुष वर्ग की स्थिति कमजोर है तो पुरुष वर्ग को ध्यान में रखते हुए पुरुषों के कल्याण की योजनाओं को महत्व दिया जाता है, और यदि महिला वर्ग की स्थिति कमजोर है तो महिला वर्ग को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के कल्याण की योजनाओं को महत्व दिया जाता है। अर्थात दोनों बालक और बालिका यानी स्त्री और पुरुष दोनों की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए जिस वर्ग की कमजोरी कम होती है उस वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट है रोजगार में जेंडर संवेदनशीलता, यानी वर्तमान समय में प्रत्येक रोजगार महिलाओं के लिए उपलब्ध है, यानी कि वर्तमान समय में प्रत्येक रोजगार महिला कोई सा भी रोजगार करने के लिए कर सकती है। इस रोजगार प्रणाली के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित किया जाता है। कुछ रोजगार महिलाएं निजी क्षेत्र में तो कुछ सरकारी क्षेत्र में प्राप्त करती हैं। जो रोजगार महिलाओं के अच्छे हैं, यानी कि जो रोजगार महिलाओं के लिए अच्छे हैं वे हैं जैसे बैंक में, एक शिक्षण संस्थाओं में, आंगनबाड़ियों में। जैसे कि रोजगार के लिए यानी कि महिलाओं को प्रत्येक प्रकार के रोजगार उपलब्ध हैं। वो अपनी मर्जी से, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, वो आरक्षण के तौर पर तो आरक्षण उनको मिला हुआ है, तो आरक्षण भी निश्चित किया गया है, तो वो सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकती है और अपना समाज में अपना नाम भी रोशन कर सकती है। उसी प्रकार अगर कोई महिला जो सरकारी क्षेत्र में ना जाकर बल्कि निजी क्षेत्र में अगर योगदान देना चाहती है तो वो निजी क्षेत्र में भी अपना रोजगार शुरू कर सकती है, निजी क्षेत्र में भी अपने रोजगार को अपनी सेवाएं दे सकती है। जैसे कि विद्यालय है, महाविद्यालय हैं और बैंक हैं, शिक्षण संस्थाओं में भी वो अपनी जॉब को शुरू कर सकती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति में जेंडर संवेदनशीलता। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसलिए इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। बालकों को वंश की गति आगे बढ़ाने वाला कुलदीपक माना जाता है।
पुत्र रत्न प्राप्ति पर खुशियां मनाई जाती है, जबकि पुत्रियों के जन्म पर अभिभावक खुश नहीं होते हैं। इस प्रकार सामाजिक स्थिति जेंडर संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। वर्तमान समय में बालक बालिका के नाम के साथ माता पिता का नाम यानी कि माता का नाम लिखा जाता है, जिससे समानता की स्थिति उत्पन्न हो सके। यानी कि सामाजिक स्थिति में जेंडर संवेदनशीलता से तात्पर्य ये है कि हमारा भारतीय समाज तो पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने के नाते पुरुषों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है अपेक्षा बालिकाओं के, और बालकों को ही कुलदीपक माना जाता है। बालकों को ही वंश की गति को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, और जबकि पुत्रियों को अभिभावक उतना महत्व नहीं देते। पुत्रियों के जन्म पर इतनी खुशी नहीं मनाई जाती जितना कि समाज को मनाना चाहिए। इस प्रकार स्थिति जेंडर संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। लेकिन इसमें समानता लाने के लिए वर्तमान समय में ये कार्य किया है कि बालक और बालिका के साथ उनकी माता का नाम जोड़ दिया गया है, उनकी माता का नाम लिखा जाना है। कोई सा भी फॉर्म हो जिसमें उनकी माता का नाम दर्ज हो, जिससे कि स्थिति समानता की स्थिति बन सके। नेक्स्ट है धार्मिक व्यवस्था में जेंडर संवेदनशीलता। समाज में धर्म के अनेक कार्यों में महिलाओं को वंचित कर दिया जाता है। जैसे समाज में धर्म के अनेक कार्यों में महिलाओं को वंचित कर दिया जाता है, जैसे कि जाति धर्म के आधार पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। जाति धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव हो ही रहा है, आप सब लोग इस बात से वाकिफ हो। वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। जैसा कि व्यास गद्दी या भागवत आदि कथाओं के कहने पर महिलाओं की आलोचना की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में महिलाएं किशोरियां कथा पढ़ने लगी है, वेद पाठ भी करने लगी हैं। इस प्रकार धार्मिक व्यवस्था में जेंडर संवेदनशीलता का प्रभाव देखा जाता है। यानी कि समाज में ये है कि धर्म के अनेक कार्यों में महिलाओं को वंचित कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी जगह धार्मिक व्यवस्था में भी जागरूकता पनपने लगी है, जागरूकता उत्पन्न होने लगी है। वेशभूषा में जेंडर संवेदनशीलता। भारतीय समाज में महिलाओं की वेशभूषा साड़ी रही है, वहीं पुरुषों की वेशभूषा पैंट शर्ट और धोती कुर्ता रहा है। वर्तमान समय में महिलाओं की वेशभूषा पर प्रभाव पड़ा है। जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और उनकी वेशभूषा में भी परिवर्तन या अंतर देखने में मिलता है। ये बिल्कुल सही है कि भारतीय समाज में जो महिलाएं थी वो अपना पहनावा साड़ी पहनती थी, लेकिन आज जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे महिलाओं की वेशभूषा में, महिलाओं की पढ़ाई में, महिलाओं की शिक्षा में, महिलाओं के आरक्षण की स्थिति में, महिलाओं के रोजगार की स्थिति में, घूंघट प्रथा में, सभी में परिवर्तन हुआ है और ये अंतर देखने को भी मिला है। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि समाज की समस्त गतिविधियों एवं परंपराओं को जेंडर के आधार पर निश्चित किया जाता है। समाज में वेशभूषा तथा सामाजिक परंपराओं का निर्वहन भी जेंडर के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार समाज में पूर्णतः जेंडर का प्रभाव देखा जा सकता है। धन्यवाद।